चलिए आज पढ़ेंगे समतल वृत्ताकार कुंडली के लिए स्वप्रेरण गुणांक का व्यंजक। इससे पहले क्या किए थे कि जो आपकी एक लंबी परिनालिका होती थी उसके लिए स्वप्रेरण गुणांक का व्यंजक कंप्लीट हो गया था। इसके बाद ये है आपका समतल वृत्ताकार कुंडली के लिए स्वप्रेरण गुणांक का व्यंजक। ये क्या होता है ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, एक वृत्ताकार कुंडली होगा या जिसको वक्री कुंडली भी बोलते हैं। डायग्राम पहले बना लेते हैं। चाहे तो आप 2-3 एक साथ इसमें बना सकते हो वृत्ताकार कुंडली, या आप एक ही बना सकते हो तो भी चलेगा। ठीक है, मान लीजिए कि ये आपका क्या है, एक वृत्ताकार कुंडली है जिसको हमने नाम क्या दिया, एस। ठीक है भाई, एक वृत्ताकार कुंडली है जिसका नाम हमने क्या दिया, एस नाम दिया। और ये उसका क्या है, केंद्र, और केंद्र को हमने क्या माना, ओ। और ये इसकी त्रिज्या है और त्रिज्या को हमने नाम दिया आर। तो ये इस प्रकार से एक क्या हो गया, आपके वृत्ताकार कुंडली का निर्माण हो गया जिसको हमने एस नाम दिया है। तो क्या होगा, माना एक वृत्ताकार कुंडली एस है जिसका केंद्र ओ एवं जिसकी त्रिज्या क्या है, आर, तथा इसमें फेरों की संख्या क्या होगी, फेरों की संख्या कैपिटल एन होगी। तब हम निकालेंगे, तब इस वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर लगने वाला चुंबकीय क्षेत्र, इस वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर लगने वाला चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। और चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, बी से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गया, डायग्राम समझ में आ गया, हो गया, इतना ही है डायग्राम। क्लियर है, चाहो तो आप उसमें 2-3 जितना चाहे, क्योंकि फेरों की संख्या हम बस यहाँ एक ले लिया, आप 2-3-4 जितने भी ऐड कर सकते हैं, उससे कोई समस्या नहीं होगी। लिखें अब, चलिए ध्यान से देखना भाई। लिखेंगे माना क्या है, एक वृत्ताकार कुंडली एस एक वृत्ताकार, या इसी को बोलते हैं वक्रीय, वृत्तीय, वृत्तीय। माना एस एक वृत्ताकार या वृत्तीय कुंडली है जिसका केंद्र ओ, जिसका केंद्र ओ तथा त्रिज्या आर है। हो गया, इसमें फेरों की संख्या क्या होगी, कैपिटल एन, तथा इसमें फेरों की संख्या, फेरों की संख्या एन है। तब इसके केंद्र पर लगने वाला चुंबकीय क्षेत्र निम्न होगी। लिखेंगे आगे, तब इस कुंडली के, इस कुंडली के केंद्र पर लगने वाला चुंबकीय क्षेत्र निम्न होगा। चुंबकीय क्षेत्र निम्न होगा। और चुंबकीय क्षेत्र को किससे प्रदर्शित करते हैं, बी से। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र ये हो जाएगा आपका B बराबर म्यू नॉट एन आई और बटे में 2R, इतना हो जाएगा इसका चुंबकीय क्षेत्र। क्लियर है यहां तक। अब इसके बाद जो हम लोग पिछले वाले जो आपका व्यंजक निकाले थे उसी की भांति यहां पर क्या होगा कि मान लेंगे कि इस वृत्तीय कुंडली का क्षेत्रफल A एवं चुंबकीय फ्लक्स फाई हो, तो जो आपका पहला वाला व्यंजक में भी माने थे वैसे इसमें भी मानेंगे। तब इससे चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होगा इस वृत्तीय कुंडली से। तो लिखेंगे, यदि वृत्तीय कुंडली का क्षेत्रफल A, वृत्तीय कुंडली का क्षेत्रफल A तथा यदि वृत्तीय कुंडली का क्षेत्रफल क्या हो, A, तथा चुंबकीय फ्लक्स फाई हो तो, तथा चुंबकीय फ्लक्स फाई हो तो, फाई हो तो इस चुंबक जो कुंडली है उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, तो इस कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स
निम्न होगा। क्या है? यदि इस वृत्तीय कुंडली का क्षेत्रफल a हो तथा चुंबकीय फ्लक्स फाई हो तो इस कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा? तो चुंबकीय फ्लक्स को किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई से, या फाई बी भी लिख सकते हैं। और इससे पहले जो हम व्यंजक निकाले थे उसमें भी क्या निकाले थे? एन बी ए। कुछ याद आ रहा है? सेम था। अब यहां से अगर हम मान को रखें तो चलिए, एन बी का मान कितना है आपका? म्यू नॉट एन आई बटे में 2r, और ये आपका ए। एन और एन दो बार है, गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? तो फिर एन का वर्ग, तो इसको जमा के लिख लो, म्यू नॉट एन का वर्ग आई, और ये ए, और बटे में क्या हो जाएगा? 2r। क्या यहां तक समझ में आ गया? क्लियर है यहां तक? अब आप स्वप्रेरण गुणांक का व्यंजक, तो इसको आप समीकरण 1 नाम दे देना। लिखेंगे अब स्वप्रेरण गुणांक के व्यंजक से, स्वप्रेरण गुणांक से भी लिख सकते हो। क्या होता है स्वप्रेरण गुणांक? कि फाई बराबर होता है एल आई। इसको देना इक्वेशन नंबर 2। याद आ रहा है? कितना होता है? अब समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तो या ये समझो कि समीकरण 2 से फाई के मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो एल आई यहां रख दीजिए, ये हो गया आपका एल आई। इधर मान को रखो म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए, और बटे में क्या हो जाएगा? 2r। ये आई से ये आई कैंसिल हो जाएगा, इधर आएगा तो भाग में होगा, वहीं से काट दिया, तो एल बराबर क्या बचा? म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन में क्या हो जाएगा? 2r। अब हम ए की यहाँ पर वैल्यू रखने वाले हैं। ए क्या है आपका? क्षेत्रफल। और ये डायग्राम आपको कैसे दिख रहा है? डायग्राम आपको क्या एक सर्कल की भांति दिख रहा है? हो जाता है गड़बड़। चलिए आगे देखना, अब हम ए की जगह वैल्यू रखने वाले हैं, तो एल बराबर क्या हो जाएगा आपका? म्यू नॉट एन स्क्वायर। ए क्या है आपका? क्षेत्रफल है, और सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर का स्क्वायर। इसके जगह रख दो पाई आर का स्क्वायर, और नीचे में आपका क्या है? 2r। एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा? एल बराबर म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर, और बटे में 2। और इसका मात्रक क्या होता है? हेनरी। ये आपका निकल के आ गया। क्या? समतल वृत्ताकार कुंडली के लिए स्वप्रेरण गुणांक का व्यंजक। लेकिन आगे और देखना, ठीक है ना? क्या है? जहां ये आपका म्यू नॉट क्या है मालूम है? म्यू नॉट क्या है? सिलता किसका? कुंडली का। लिखेंगे जहां म्यू नॉट कुंडली का आपेक्षिक चुंबकशीलता है, आपेक्षिक चुंबकशीलता पढ़े हो ना? ये है। लेकिन यदि यदि अपेक्षित चुंबकशीलता म्यू नॉट की जगह क्या हो? म्यू हो, तो यदि क्रोड की, यानी कि ये जो आपका कुंडली है, ठीक है ना, यदि क्रोड की आपेक्षिक चुंबकशीलता, आपेक्षिक चुंबकशीलता क्या हो? म्यू हो, तो अब म्यू नॉट नहीं, ओनली म्यू हो, तो यहां म्यू की जगह रख दो, तो एल बराबर क्या हो जाएगा? म्यू की जगह हो जाएगा, म्यू नॉट की जगह हो जाएगा म्यू एन स्क्वायर आई पाई आर, बटे में क्या हो जाएगा? 2। ये इतना आपका क्या निकल जाएगा? व्यंजक निकल जाएगा। अगर क्या हो? म्यू नॉट की जगह म्यू हो, तो ये। अब इसका क्या निकालेंगे? अब इसका निकालेंगे हम लोग निर्भरता, स्वप्रेरण गुणांक की निर्भरता। तो पहले सुन लीजिए किस किस चीज पर डिपेंड करेगा, यहीं से पता चल जाएगा किस किस चीज पर निर्भर है। हाँ, किस पर निर्भर करेगा? चलो बताओ, पिछली की भांति है। यदि चुंबकशीलता का मान अधिक हो, यह है आपका चुंबकशीलता, ये आपका फेरों की संख्या, और ये आपकी त्रिज्या, तीन चीज पर डिपेंड करेगी, ठीक है ना भाई? ये आपका क्या है? चुंबकशीलता। यदि चुंबकशीलता का मान अधिक हो तो स्वप्रेरण गुणांक का मान भी क्या होगा? अधिक होगा। यदि फेरों की संख्या अधिक हो तो भी स्वप्रेरण गुणांक का मान क्या होगा? अधिक होगा। और यदि त्रिज्या का मान अधिक हो तो भी स्वप्रेरण गुणांक का मान क्या होगा? अधिक होगा। इसमें तीनों कंडीशंस में क्या होगा? अधिक होगा। तो इसको यहाँ पर लिखने वाले हैं। क्लियर है?
समझ में आ गया ना। इसमें तीनों कंडीशंस में जो आपके स्वप्रेरण गुणांक की निर्भरता है वो अधिक होगी। चलिए, स्वप्रेरण गुणांक की निर्भरता तो लिखेंगे पहला, यदि क्या अधिक हो, यह आपका चुंबकशीलता का मान, यदि चुंबकशीलता का मान अधिक हो तो का मान अधिक हो तो स्वप्रेरण गुणांक का मान अधिक होता है, स्वप्रेरण गुणांक भी अधिक होता है। ये हो गया आपकी पहली निर्भरता। दूसरा है आपकी फेरों की संख्या, यदि फेरों की संख्या, यदि फेरों की संख्या अधिक हो तो स्वप्रेरण गुणांक भी अधिक होता है, तो स्वप्रेरण गुणांक भी अधिक होता है। तीसरा है आपका त्रिज्या, यदि त्रिज्या का मान अधिक हो या त्रिज्या को और अधिक बढ़ाया जाए, यदि त्रिज्या का मान अधिक हो तो, यदि त्रिज्या का मान अधिक हो तो क्या होगा, आपकी स्वप्रेरण गुणांक का मान भी अधिक होगा, स्वप्रेरण गुणांक का मान अधिक होगा। ये क्या है आपकी निर्भरता है, इसको याद रखिएगा, और ये आपका जो व्यंजक है वहीं से निकल के आएगा। ठीक है। अन्योन्य प्रेरण, तो इसकी परिभाषा को समझेंगे, म्यूचुअल इंडक्शन ये होता क्या है। तो मान लेते हैं कि इसमें दो कुंडली है, एक कुंडली आपका ये और ये आपका दूसरा कुंडली, ये आपका फर्स्ट कुंडली है, ये आपका सेकंड कुंडली, और ये है क्या चीज, कुंडली। ठीक है। अब इसमें देखना होता क्या है अन्योन्य प्रेरण। जब प्राथमिक कुंडली में, जब प्राथमिक कुंडली में क्या किया जाता है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। ध्यान से समझना भाई, जब प्राथमिक कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके समीप रखे, ये जो दिख रहा है ना आपको द्वितीय कुंडली, तो इसके समीप रखे द्वितीय कुंडली में क्या होता है, इसके चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। ध्यान से समझना, रटना नहीं परिभाषा, कि जब प्राथमिक कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके समीप रखे द्वितीय कुंडली में उसके चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होता है, परिवर्तन होता है, जिससे इस द्वितीय कुंडली में धारा प्रेरित हो जाती है, यानी किसमें भी धारा क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, और इस घटना को कहते हैं अन्योन्य प्रेरण। क्या समझ में आ गया क्या इतना? फिर से सुन लीजिए कि जब किसी प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो समीप रखे या पास रखे द्वितीय कुंडली के में चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होता है, परिवर्तन होता है, जिससे द्वितीय कुंडली में धारा प्रेरित हो जाती है, और इस घटना को कहते हैं अन्योन्य प्रेरण या म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। क्या क्लियर हो गया इतना? लिखिए परिभाषा, जब प्राथमिक कुंडली में, जब प्राथमिक कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके समीप रखे, तो उसके समीप रखे दूसरे कुंडली में या दूसरे कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान में, चुंबकीय फ्लक्स के मान में, चलो, जब प्राथमिक कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके समीप रखे दूसरे कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, मान में परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है, जिससे द्वितीय कुंडली में, जिससे द्वितीय
कुंडली में धारा प्रेरित हो जाती है और यह घटना अन्योन्य प्रेरण कहलाता है। अन्योन्य प्रेरण कहलाता है। क्लियर हो गया डेफिनेशन। अब इसके बाद देखेंगे अन्योन्य प्रेरण गुणांक, ये क्या होता है। बिल्कुल जो आपका स्वप्रेरण गुणांक था उसी की भांति है, बस यहाँ डिफिनेशन अन्योन्य प्रेरण के अनुसार बनेगा, वहां स्वप्रेरण के अनुसार था। चलिए इसे नोट कर लीजिए। अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व, तो ये क्या चीज होता है, ये होता है आपका अन्योन्य प्रेरण गुणांक। इधर देखिए, ये है आपका अन्योन्य प्रेरण गुणांक, जो आप लोग स्वप्रेरण गुणांक में भी ऐसी पढ़े थे, कुछ याद आ रहा है। पाई अनुक्रमानुपाती आई होता था उसमें भी, लेकिन इसमें क्या होगा कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक की घटना में, उसमें लिखे थे स्वप्रेरण गुणांक की घटना में, यहाँ लिखेंगे अन्योन्य प्रेरण गुणांक की घटना में। फाई आपको किसको प्रदर्शित करते हैं, फाई आपका चुंबकीय फ्लक्स और आई आपका क्या है, आई आपका धारा है, विद्युत धारा है ना। तो क्या हो जाएगा, अन्योन्य प्रेरण की घटना में द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स के मान में होने वाले परिवर्तन, जो आपका द्वितीय कुंडली था उसके चुंबकीय फ्लक्स के मान में होने वाला परिवर्तन प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा आई के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो क्या लिखेंगे, अन्योन्य प्रेरण की घटना में, अन्योन्य प्रेरण की घटना में द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स के मान में होने वाला परिवर्तन, द्वितीय कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान में, चुंबकीय फ्लक्स के मान में होने वाला परिवर्तन प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा आई के प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा, आई के समानुपाती होता है या अनुक्रमानुपाती होता है। इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे पाई अनुक्रमानुपाती आई। अब यहां से नियतांक को हटाएंगे, जो आपका साइन है अनुक्रमानुपाती का, उसे हटाएंगे तो एक नियतांक लगेगा, ठीक है ना भाई। और वो नियतांक क्या है, एम। जब इसको हटाएंगे तो एम आई, अगर यहां से मैं आई का मान निकालूं या एम का मान निकालूं, ठीक है ना भाई, तो यहां से अगर मैं एम का मान निकालता हूं तो आई किस में आ जाएगा, इधर भाग में आएगा, क्या तो हो जाएगा पाई बटे में आई। तो लिख देंगे जहां एम, इसको यहां से लिख लेना, जहां एम क्या है, एक नियतांक है, जिसे कुंडली का क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं। और इसका जो मात्रक है और विमिश्र है वो दोनों क्या होंगे, बिल्कुल आपका स्वप्रेरण गुणांक की भांति ही होगा। इसका मात्रक क्या आएगा, इसका मात्रक होगा हेनरी, ठीक है। और इसका जो विमिश्र है वो आपका क्या होगा, एम एल स्क्वायर टी की घात -2 ए की घात -2, इतना होगा। लिख लेते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है, हेनरी होता है, तथा विमिश्र क्या होता है, एम एल टी की घात, एम एल स्क्वायर टी की घात
2 माइनस ए की घात 2, क्या इतना ही होता है ना? ml स्क्वायर टी की घात -2 ए की घात -2, ये आपका विमीय सूत्र हो गया। क्लियर है? यहां तक जो आपका पहले था उतना ही रहेगा ये भी। और ये जो कुंडली का आकार है, ये जो आपका कुंडली है, ठीक है ना भाई, यानी कि जो आपका अन्योन्य प्रेरण गुणांक है उसका मान कुंडली के आकार व फेरों की संख्या पर निर्भर करता है, जो आपका स्वप्रेरण गुणांक में होता था। अब यहाँ पर एक चीज है, फैराडे के द्वितीय नियम से कुछ याद आ रहा है क्या? याद है? फैराडे का द्वितीय नियम से क्या होता था? फैराडे का द्वितीय नियम कि फाई बराबर होता था माइनस का डी फाई अपान में डी टी। कुछ याद आ रहा है? अब यहाँ फाई की जगह वैल्यू रखो, फाई की जगह क्या रखेंगे? एम आई रखेंगे, तो ये हो जाएगा फाई बराबर माइनस डी एम आई और बटे में क्या हो जाएगा? डी टी। क्या इतना समझ में आ रहा है क्या? ये इतना निकल जाएगा फैराडे के द्वितीय नियम से। चलिए, तो ये आपका स्वप्रेरण गुणांक होता है कंप्लीट। अब इसके जो कुछ भी व्यंजक हैं इससे रिलेटेड उसे देखेंगे। अब जो आपका अन्योन्य प्रेरण गुणांक का था ना, सॉरी, स्वप्रेरण गुणांक का व्यंजक सेम उसी के प्रकार इसमें भी बनेगा। चलो, दो समतल वृत्ताकार या वृत्तीय कुंडली के लिए अन्योन्य प्रेरकत्व का गुणांक का व्यंजक आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें डायग्राम बना लेते हैं, दो वृत्तीय कुंडली बना लेते हैं। एक आपका ये हो गया जिसको हम नाम देंगे S1, और एक दूसरा वृत्तीय कुंडली बना लीजिए जिसको हम नाम देंगे S2। ठीक है भाई, ये आपका वृत्तीय कुंडली है। इसका केंद्र क्या है? O, और इसकी त्रिज्या क्या है? R1। ठीक है, R1 क्योंकि 2 है, ठीक है ना भाई, इसकी त्रिज्या क्या है? R1। इसका केंद्र को मान लेना P और इसकी त्रिज्या को क्या मान लेना? R2। ये आपका पहला वृत्तीय कुंडली है, ये आपका दूसरा वृत्तीय कुंडली है, और इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। क्या डायग्राम समझ में आ गया? कि माना दो वृत्तीय कुंडली S1 व S2 है, माना दो वृत्तीय कुंडली S1 व S2 है, जिसके केंद्र, तो जिनके केंद्र क्रमशः O और P है तथा इनकी त्रिज्या क्रमशः क्या है? R1 व R2 है, और इनमें जो फेरों की संख्या होगी वो क्रमशः क्या होगी? N1 व N2 होगी। इस बार इसमें फेरों की संख्या क्या होगी? N1 व N2 होगी। तो इतना हम लोग पहले लिखेंगे। तो फिर से समझ लीजिए क्या है कि माना दो वृत्ताकार कुंडली S1 व S2 है, जिनका केंद्र क्रमशः O और P है, जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः R1 व R2 है, तब इसमें कुल फेरों की संख्या क्रमशः N1 व N2 होगी। इतना शब्दों में हमें पूरा लिखना है। अभी हो गया? समझ में आ गया? इतना लिखें। देखो यहाँ पर अब हमने जो शब्दों में आपको बताया था डायग्राम के माध्यम से, उसी को यहाँ पर शब्दों में पूरा वर्णन करना है कि माना दो वृत्तीय कुंडली S1 व S2 है, जिनका केंद्र क्रमशः O और P है, जिनकी त्रिज्या R1 और R2 है, और इनमें फेरों की संख्या N1, और कुंडली S2 में फेरों की संख्या क्या होगी? N2 होगी। क्लियर है? तब वृत्तीय कुंडली S के केंद्र O पर लगने वाला चुंबकीय क्षेत्र, तब इस वृत्तीय कुंडली S1 के केंद्र O पर लगने वाला चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? तो लिखेंगे, तब वृत्तीय कुंडली S1 के केंद्र पर लगने वाला चुंबकीय क्षेत्र, क्या होगा? अब ध्यान से देखना। तब वृत्तीय कुंडली S1 के केंद्र पर लगने वाला चुंबकीय क्षेत्र, और चुंबकीय क्षेत्र को किससे प्रदर्शित करते हैं? मालूम है ना? किससे प्रदर्शित करते हैं? B से,
तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना भाई अब इस बार। तो ये हो जाएगा आपका B बराबर म्यू नॉट, और क्या क्या होता था, जो जैसे उसमें होता था म्यू नॉट, उसके बाद क्या लिखते थे NI, और नीचे भी क्या लिखते थे 2R। कुछ याद आ रहा है क्या इतना? लेकिन अब यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ फेरों की संख्या क्या होगी N1, और त्रिज्या क्या होगा आपका R होगा। क्या इतना समझ में आ गया क्या? बस इससे पहले जो आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालते थे वैसी है म्यू नॉट NI बटे में 2R, लेकिन यहाँ फेरों की संख्या अलग है और जो आपकी त्रिज्या है वो अलग है, इस कारण N1 हो जाएगा और आपका जो त्रिज्या है वो भी क्या हो जाएगा R1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। चलो, ये हो गया आपका चुंबकीय क्षेत्र। अब यदि प्राथमिक कुंडली S1 में विद्युत धारा I प्रवाहित हो तो तब द्वितीय कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स निम्न होगा। यदि प्राथमिक कुंडली S1 में प्रवाहित होने वाली धारा या प्रवाहित धारा I हो तो द्वितीय कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स निम्न होगा। कैसे निकाल देते बताओ तो चुंबकीय फ्लक्स, यदि प्राथमिक कुंडली S1 में प्रवाहित होने वाली धारा I हो तो द्वितीय कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा। तो चुंबकीय फ्लक्स कैसे निकाल देते हैं, क्या ऐसे निकाल देते हैं NBA। कुछ याद आ रहा है क्या? लेकिन यहाँ पर द्वितीय कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स है तो यहाँ पर फेरों की संख्या क्या हो जाएगी N2BA। क्या इतना समझ में आ गया क्या? अब चलिए B का मान यहाँ से रख देते, चाहो तो इसको आप समीकरण 1 दे सकते हो। तो B का मान रखो तो क्या हो जाएगा पाई बराबर N2, B का मान क्या हो जाएगा म्यू नॉट N1I, और ये A और बटे में क्या हो जाएगा 2R। क्या इतना समझ में आ गया? हमने क्या किया, समीकरण 1 से B का मान वहां पर रख दिया, हो गया। अब इसको देना समीकरण नंबर, अच्छा सॉरी यहाँ R1 है, समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे, अब अन्योन्य प्रेरण गुणांक से जो आप लोग पीछे निकाले थे ना सेम वैसी बनेगा, बस यहाँ अन्योन्य प्रेरण गुणांक वहां स्वप्रेरण गुणांक था। तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या बोलता है फाई बराबर MI। कुछ याद आ रहा है? इसको देना समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 और 3 की तुलना करेंगे, ऐसी तो करते आ रहे हैं। तो लिखेंगे समीकरण 2 व 3 की तुलना करने पर तो ये हो जाएगा आपका MI बराबर N2 म्यू नॉट N1IA बटे में क्या हो जाएगा 2R1। ये I से ये I कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा, उसको लिखे अब इधर का मिटा दूं। चलो तो जो बचा उसे लिख लेते हैं। तो M बराबर क्या बच गया आपका, इसको अब जमा के लिख रहा हूं N1 N2 म्यू नॉट, और आपका बच गया है A और बटे में क्या है 2R1, यही है। अब A की मान यहां से रखते हैं और ये आपका क्या है क्षेत्रफल है। तो ये क्षेत्रफल यहाँ पर किसका रखेंगे, यहाँ क्षेत्रफल रखेंगे जो आपकी द्वितीय कुंडली का है। तो ये हो जाएगा पाई R2 का वर्ग, क्योंकि द्वितीय कुंडली में त्रिज्या कितना था आपका R2। इस मान को रख दो यहाँ पर, तो M बराबर हो जाएगा N1 N2 म्यू नॉट पाई R2 का वर्ग और बटे में हो जाएगा 2R1। यही आपका क्या है, दो समतल वृत्ताकार या वृत्तीय कुंडली के लिए अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या है व्यंजक है, और इसका मात्रक क्या होता है हेनरी। और फिर यहां लिखना जहां म्यू नॉट क्या है, ठीक है ना। यदि आप ऐसे भी लिख सकते हो, यदि हाँ आपेक्षिक चुंबकशीलता, ठीक है ना, यदि आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू हो तो म्यू नॉट की जगह क्या लिखेंगे ओनली म्यू बस होगा। तब M बराबर क्या हो जाएगा N1 N2 और ये हो जाएगा म्यू पाई R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2R1, ये निकल के आ जाएगा आपका
व्यंजक। इस तरीके से आपका ये व्यंजक कंप्लीट होता है। समझ में आ गया? चलो।